हेलो बच्चों, इस टॉपिक पर आते हैं ऊष्मा संचरण क्या होता है और इसकी कितनी विधियां होती हैं। ऊष्मा कैसे आगे बढ़ती है और ऊष्मा को आगे बढ़ने की कितनी विधियां होती हैं, तो वो पढ़ते हैं। देखते हैं एयरफोर्स वगैरह में बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो ऊष्मा का संचरण क्या होता है? ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो सिंपल है परिभाषा इसकी, ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अथवा एक ही वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। मान लो कोई छड़ है, लोहे की कोई छड़ है, ये एक ए सिरा है और ये क्या है, बी सिरा। तो ए सिरे को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया। तो यहाँ पर ऊष्मा अधिक हो गई तो धीरे धीरे बी सिरे पर भी ऊष्मा पहुँच जाती है। तो यहाँ का जो ए का सिरा होगा वो अधिक गर्म होगा, बी का सिरा गर्म होगा, लेकिन ए की अपेक्षा कम। मतलब यहाँ से ऊष्मा उधर गई। तो एक ही क्षण में एक ही वस्तु पर ऊष्मा एक स्थान से कहाँ चली गई, दूसरे स्थान तक। तो इसी को बोलते हैं हीट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन, ऊष्मा का संचरण। या दो वस्तुएं अलग अलग हो, एक वस्तु मान लो ए है और ये क्या है, बी है। ए को बी से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसका ताप मान लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका ताप कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका जो टेम्परेचर है इसमें जाने लगेगा। ऊष्मा जो होती है अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर चलती है। तो इसी को कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। वस्तुएं अलग अलग भी हो सकती हैं या एक ही वस्तु हो सकती है। तो वही परिभाषा है कि ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अथवा एक ही वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। सिंपल परिभाषा है। आइए आगे, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, तो 3। चालन, संवहन, विकिरण। पहली क्या है, कंडक्शन, जिसे हम चालन कहते हैं। दूसरी क्या है, कन्वेक्शन, संवहन कहते हैं। और तीसरी क्या है, रेडिएशन, जिसे हम विकिरण कहते हैं। तो ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। पहले कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरी क्या है, रेडिएशन है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं इसमें कंडक्शन मतलब चालन विधि क्या है। ऊष्मा का जो संचरण होता है चालन विधि द्वारा कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखो, ऊष्मा स्थानांतरण की यह विधि जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों अपने स्थान से हटे बिना पहुंच जाती है, चालन कहलाती है। इसका मतलब ये है कि कोई आपकी लोहे की छड़ है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिया, ये है आपकी कोई लोहे की छड़, इसी को समझा देते हैं। तो ए सिरे को हमने क्या किया, गर्म किया। एक लोहे की छड़ है, ए सिरे को हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो ये जो लोहे की छड़ है इसमें जो अणु हैं बहुत पास पास हैं, क्योंकि लोहे की छड़ है, अणु क्या है, पास पास है, मजबूत वस्तु है। तो ये जो टेम्परेचर हमने दिया, तो इसका एक अणु टेम्परेचर लिया, फिर इसने क्या कर दिया, अपने आगे वाले अणु को टेम्परेचर दिया, फिर उसने क्या किया, अपने आगे वाले को ऊष्मा दिया। इस प्रकार ये जो अणु होते हैं अपनी जगह से हटते नहीं हैं। कण जो होते हैं लोहे के वो अपनी जगह से हटते नहीं हैं, आगे एक दूसरे को आगे की ओर ऊष्मा देते जाते हैं। इस प्रकार ऊष्मा को चलने को ही क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। यानी चालन विधि में जो कण होते हैं अपने स्थान से हटते नहीं, अपने पास वाले को ऊष्मा देते रहते हैं, वो अपने आगे वाले को ऊष्मा दे दिया। इस प्रकार संपूर्ण क्षण क्या हो जाती है, चालन विधि द्वारा गर्म हो जाती है। तो चालन विधि ठोस में होता है, किसमें होता है, ठोस में। हाँ, ठोस में ऊष्मा किस प्रकार चलती है, चालन विधि द्वारा चलती है। तो ये पॉइंट बन गया।
तो चालन में क्या होता है, अणु जो होते हैं अपने पास से हटते नहीं हैं, अपने पास वाले को ऊष्मा देते रहते हैं। तो ये ठोस में चालन विधि होती है। अब दूसरी कन्वेक्शन बताते हैं, ये देखते हैं कैसी विधि है। संवहन विधि। जो जल होता है, अगर जल को, द्रव को अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो किस विधि से गर्म होता है द्रव, संवहन विधि से। देखो, तो ऊष्मा के स्थानांतरण की उस विधि को जिसमें माध्यम के कण अपना स्थान छोड़कर, देखो, स्थान छोड़कर दूसरे स्थान तक जाते हैं और दूसरे कण उनके स्थान पर आ जाते हैं, उससे संवहन कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा का संचरण माध्यम के कणों के स्थानांतरण द्वारा होता है। चालन में अणु अपनी जगह से हट नहीं रहते, लेकिन संवहन में विधि क्या होती है, द्रव में। मान लो किसी पात्र में, किसी बर्तन में हम द्रव गर्म कर रहे हैं, ये बर्नर लगाया हमने, द्रव, ये यहाँ द्रव भरा हुआ है। ये द्रव कैसे गर्म होता है इसको समझते हैं, देखते हैं। तो द्रव संवहन विधि से कैसे, यहाँ हमने तली में इसको ऊष्मा दिया, तो यहाँ के द्रव के अणु क्या होंगे, गर्म होंगे, तो ये स्रोत बन जाएगा। क्या होगा, यहाँ की जो द्रव होगा जैसे ऊष्मा पाएगा तो बुल्ले के रूप में ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले को बोलेगा, क्योंकि ऊपर जो जल के अणु हैं वो क्या हैं, बहुत ठंडे हैं, ऊपर बोलेगा जा तू नीचे लेकर आ, तो वहाँ से देखो ऐसे वो अणु आएगा, ये ऊष्मा स्रोत है, यहाँ ऊष्मा लेकर फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर से दूसरा आएगा, फिर ऊष्मा स्रोत के पास, यहाँ से ऊष्मा लेकर फिर ऊपर चले जाएगा। तो ये क्रिया, ये विधि ही क्या, संवहन कहलाती है। वही इस डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि संवहन विधि में क्या होता है कि जो अणु होते हैं ऊष्मा स्रोत के पास स्वयं चल कर जाते हैं और वहाँ से ऊष्मा लेकर फिर वह ऊपर आ जाते हैं, फिर ऊपर वाले जो ठंडे अणु होते हैं वो ऊष्मा स्रोत के पास जाते हैं। तो यही तो लिखा है इसमें कि माध्यम के कण अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान तक जाते हैं और दूसरे कण उनके स्थान पर आ जाते हैं। मान लो यहाँ का कोई ठंडा अणु है, ये यहाँ गया तो यहाँ से एक यहाँ है, तो जब कोई द्रव उबलता है तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। इस तरीके से ऊपर से अणु नीचे आएगा ऊष्मा स्रोत के पास और यहाँ से तुरंत वापस चला जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ से फिर वापस चला जाएगा, ऊपर से ठंडा आएगा, नीचे से गर्म ऊपर जाएगा। जब गर्म ऊष्मा अणु लेकर ऊपर जाएगा तभी ऊपर से नीचे ठंडा वाला लेने आएगा। तो ये विधि क्या कहलाती है, स्थानांतरण यानी संवहन विधि कहलाती है। तो संवहन विधि में जैसे द्रव है, संवहन विधि से गर्म होता है। आगे एक विधि है विकिरण, रेडिएशन। देखो, सूर्य से किरणें जो आती हैं पृथ्वी में क्या है, विकिरण ही तो है। तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बिना माध्यम को प्रभावित किए चलती हैं, विकिरण कहलाती हैं। ऊपर टेम्परेचर सूर्य का बहुत है, तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु, तो अधिक से ही तो नीचे आती है, तो ये कौन सी विधि है, विकिरण विधि है। तो ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, 3, चालन, संवहन और विकिरण। आगे देखते हैं तापीय या ऊष्मीय विकिरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तापीय या ऊष्मीय विकिरण। देखो इसको पूरा पढ़ते हैं, क्या होता है ये, सिंपल है कि प्रत्येक वस्तु अपने ताप के कारण तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। प्रत्येक वस्तु है, अगर वो गर्म है तो वो चारों तरफ ऊष्मा का क्या उत्सर्जित करेगी, उत्सर्जन करती है। ये तरंगे ऊष्मीय विकिरण कहलाती है। मान लो कोई गर्म वस्तु है, बहुत तेजी से गर्म, ये कोई लोहा है, ये बहुत क्या है, बहुत हीट है, बहुत गर्म है, तो इससे क्या निकलेंगी, ऊष्मा ही तो निकलेगी चारों तरफ। तो वही है कि प्रत्येक वस्तु अपने ताप के कारण तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है और ये तरंगे क्या, ऊष्मीय विकिरण कहलाती है। इसमें यह पाया जाता है कि सभी वस्तुएं जिनका ताप 0 डिग्री केल्विन या माइनस का 273 डिग्री से अधिक होता है वो निरंतर ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करती है।
जिनका टेम्परेचर, जिस वस्तु का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन या 273 डिग्री से अधिक होता है, वो लगातार ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करती रहती हैं। और ऊष्मीय विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 7.8 गुणा 10 की घात -7 से 3 गुणा 10 की घात -7 मीटर तक होती है। -7 होती है इसमें भी। तरंग दैर्ध्य की यह जो परास है यहाँ से यहाँ तक 7.8 से 3, ये चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में होती हैं सेम। इसीलिए ऊष्मीय विकिरणों को अवरक्त विकिरणें भी कहा जाता है। तो ऊष्मीय विकिरणों को की जो तीव्रता होती है विकिरण स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात I प्रोपोर्शनल 1/r²। अर्थात ये व्युत्क्रम नियम या व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। तो एक पॉइंट और बना इससे कि ऊष्मीय विकिरण को हम अवरक्त विकिरण भी कहते हैं, क्योंकि ऊष्मीय जब ऊष्मा निकलती है तो इन तरंगों के रूप में निकलती, इसकी जो तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त जो किरणें होती हैं उनकी तरंगों की क्या होती हैं, ये समान होती है। इसीलिए ऊष्मीय विकिरण को अवरक्त विकिरणें भी कहा जाता है। और ये किस नियम का पालन करती हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम। ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करती हैं? पालन करती हैं।